Welcome to the ZIS classes. I am Mohammad Zafar Khan, a CSAT faculty having more than 3 years of teaching experience. In this class, we focus on clear concepts, logical approach, and exam-oriented practices to help you to clear the CSAT with confidence. And I am starting this class especially keeping in mind to those students who are either from non-science background or from science background but they do not have mathematics as their subjects. After attending these classes, you will be able to understand the basic concepts involved in the mathematics. That is our part of syllabus. Okay, and you will be able to effectively solve the questions. So let us start our class. Now here brief introduction about me. I have done MTech in structural engineering, and I have, as I said in introduction part, I have also taught students of UPSC. Okay, I had more than 3 years of experience, and now I will start the class. I will the class will be held in bilingual language. Okay, uh, English plus Hindi combined, so that you will be able to understand the concepts very easily, and there will be no problem at all. Okay, तो हम मूव करते हैं अपने क्लास की तरफ. सबसे पहले हम सीसेट के बारे में जानते हैं. सीसेट जो है, हम जानते हैं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पार्ट पेपर होता है. एक होता है हमारा जीएस पेपर. ओके, इसको हम कहते हैं GS1. एक होता है जीएस पेपर जिसको हम बोलते हैं GS1. ठीक है, और दूसरा पेपर होता है GS2. क्या होता है? GS2, जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं सीसेट. सीसेट. ओके, तो GS2 जो होता है हमारा, क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है. क्वालिफाइंग नेचर होता है. इसमें कितने मार्क्स लाने होते हैं? इसमें 33% ऑफ द मार्क्स लाने होते हैं. मतलब ये कि टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स. तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया इसमें? 200 मार्क्स. ठीक है, आउट ऑफ 200 मार्क्स कितना मार्क्स लाना होता है हमको? 33%. तो 33% ऑफ 200 कितना हो जाएगा? 33% ऑफ 200. तो हमको कितना मार्क्स लाना होगा इसमें? 66 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ कितना? 200. ठीक है, तो हम अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में जो है, जो हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें मेजरली 3 पार्ट होता है. एक कंप्रहेंशन होता है. क्या होता है? कंप्रहेंशन होता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्रहेंशन होता है. और दूसरा जो होता है हमारा, वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग पोर्शन होता है. ओके, तो कंप्रहेंशन से अराउंड 27 से 28 क्वेश्चंस आते हैं. 28 क्वेश्चंस आते हैं, और रिमेनिंग जो आता है हमारा, इतना मतलब अराउंड 50 से 52 क्वेश्चन जो आते हैं, किससे आते हैं? इसमें हमारा इस एप्टीट्यूड और किससे है? एप्टीट्यूड और DI, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, DI से आता है. ठीक. तो अगर हम इस पार्ट में कमांड कर लेते हैं, तो हमारा सीसेट जो है इजीली क्वालिफाई हो जाएगा. और इसमें से अराउंड नॉर्मली, मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो 15 to 20 क्वेश्चन जो है इसमें से भी सही हो जाएंगे. ठीक है, तो जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? ये एप्टीट्यूड पोर्शन पे रहेगा. ठीक है, तो हमने माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द सिलेबस कर रखा है. जैसे इसमें कंप्रहेंशन की बात करें तो रीडिंग पैसेज ज़्यादा है. ठीक है, आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल आइडिया और इन्फ्रेंस पूछता है, और टोन ऑफ द पैसेज पूछता है. ठीक है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैसेज भी आता है. ओके, और अगर हम इसकी बात करें, फिर एप्टीट्यूड पोर्शन की बात करें, तो उसमें जो सिलेबस में मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है कि बेसिक न्यूमेरेसी अप टू क्लास 10th लेवल.
ठीक है। तो हम फर्दर माइक्रो लिस्टिंग करते हैं, तो इसमें हमारा आता है नंबर सिस्टम आता है, एच सी एफ एल सी एम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, ओके, फिर प्रॉफिट लॉस है, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड्स एंड स्टील प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में क्या आता है हमारा, ये परमुटेशन कम्बिनेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, डायरेक्शन सेंस भी आता है, क्लॉक, कैलेंडर। क्लॉक में जैसे पूछता है कि जैसे कभी कभी एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक पूछता है, ठीक है, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। और भी मतलब क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं, हम जब क्लॉक टॉपिक आएगा तो उसमें डिटेल से क्लियर करें, इसमें क्लियर करेंगे। फिर कैलेंडर आ गया, कैलेंडर में जैसे रिपीटेशन ऑफ द ईयर पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा 2009 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो कब रिपीट होगा ये 2015 में, कैसे आएगा, हम +6 ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, ये सब टॉपिक हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कब हम, जब हम आएंगे कैलेंडर में, ठीक है। रेसेस एंड रैंकिंग और भी है इसमें, जैसे लीप ईयर है 2000 अगर 8 है तो हम जो है +28 ऐड करते हैं, +28 ऐड करते हैं। और सपोज 2011 है, 2010 है, तो इसमें जो है हम नौ, ये लीप ईयर के वो 2 साल बाद है तो इसमें +11 ऐड करेंगे। ये सब क्यों ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये सब जब क्लास आएगी तो उसमें डिटेल से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें फिर रेस एंड रैंकिंग, इससे क्वेश्चन आता है, क्यूब्स, कटिंग ऑफ क्यूब्स अक्सर क्वेश्चन आता है इससे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म एंड लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये सब पार्ट है जो हम आगे चल के क्लियर करेंगे, ठीक है। डीआई में क्या आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, जैसे टेबल्स आते हैं, ठीक है, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, और कंपैरिजन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सब माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द सिलेबस से, और हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मेन टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक न्यूमरेसी, चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। तो इसमें से मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड इससे 15 से 20 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्दर जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गया, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। और अब हम, मेरा जो वो रहेगा, पैटर्न रहेगा पढ़ाने का, वो क्या रहेगा कि पहले हम कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे, कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे, और फिर उस टॉपिक पे बेस पे जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है, हम उस टॉपिक के बेस पे हम वो पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक करने के बाद उस पे जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो ऐसे हम मतलब टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को सेग्रीगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम जैसे फर्मेट थ्योरम, साइक्लिसिटी थ्योरम, ये सब भी देखने में नया कॉन्सेप्ट, नया लग रहा होगा कि ये सब क्या है, लेकिन एक्चुअली इजी चीज़ है, ठीक है। और हम जो है आगे आने वाले जो है टॉप उसमें हम धीरे धीरे इसको देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, नंबर सिस्टम जो है एक मतलब वे ऑफ क्लासिफाइंग एंड रिप्रेजेंटिंग ए नंबर्स होता है, ठीक है। जैसे मतलब, जैसे हम देखते हैं कि उसमें, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ मेज़र करना है, ठीक है, जैसे कुछ वेट मेज़र करना है, तो हम क्या करते हैं, वेट को केजी मेज़र करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मेज़र करनी है तो हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में करते हैं, ठीक है। टाइम मेज़र करना है तो हम किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में मेज़र करते हैं। तो ये एक सिस्टम है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, MKS सिस्टम बोलते हैं, ये यूनिट का सिस्टम होता है। तो इसी टाइप से मतलब एक नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर सिस्टम, जैसे हम कितने डिजिट का यूज़ करेंगे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम जो है कभी कभी कंप्यूटर्स में अक्सर देखते हैं कि हम 0 1
0 1 1 1 0 1। इसमें कभी आपको 3 या 5 नहीं मिलेगा, ये कभी 7 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बस 2 ही डिजिट का यूज होता है। ठीक है। और जो है उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जैसे F 0 3 7, इस टाइप से नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो ये भी एक मतलब इसमें एक फिक्स्ड बेस होता है कि हम उतना ही नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस बेसिस पे कि हम कितने नंबर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर्स को, किसी भी कैलकुलेशन को शो करने के लिए, उस बेसिस पे नंबर सिस्टम को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। तो क्लासीफाई कितने उसमें किया गया है, आप समझ में आया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ क्लासीफाइंग एंड रिप्रेजेंटिंग ए नंबर। ओके। अभी और भी समझ में आएगा आगे। जैसे मान लीजिए कि जो है, ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है, ठीक है, 0 1 3, ठीक है, 4। सपोज हम इतने ही नंबर की यूज़ कर सकते हैं। कितने नंबर की यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई वर्ल्ड है, कोई दुनिया है, उसमें बस इतना ही नंबर एग्जिस्ट कर मतलब करता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कितने हमने यूज़ किया, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट का यूज़ किया टोटल। तो हम ये कहेंगे कि इसका बेस जो है, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस। इसको क्या बोलेंगे, बेस क्या है इसका, 4 है। तो हम कितने डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होती है वो, उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, बेस समझ में आ गया, बेस क्या होता है। तो नंबर सिस्टम को एक्चुअली 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट हमारा है बाइनरी सिस्टम। ठीक है। कौन सा, कितने टाइप के सिस्टम हमारे पास, पहला पहला सिस्टम है हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में बेस कितना होता है, 2 होता है। बेस का 2 मतलब इसमें बस 2 ही डिजिट का यूज़ हम कर सकते हैं। कौन सी 2 डिजिट है, ये है हमारे 0 और 1। ठीक है। तो इसमें जैसे प्रोग्रामिंग में या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हम पहले यूज़ करते थे डिजिट, वो 0 1 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0। इसमें आपको 2 3 4 5 ये सब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बेस ही 2 है। इसमें 0 और 2 ही आइडेंटिफाई करता है और किसी को आइडेंटिफाई ही नहीं करता। ठीक है। दूसरा सिस्टम हमारा आता है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में बेस क्या होता है, 8 होता है। ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम, इसमें कितना बेस होता है, तो बाइनरी में क्या हो गया, बाइनरी में बाइनरी में क्या हो गया, 2 बेस हो गया। ऑक्टल में कितना होता है, ऑक्टल में 8 होता है। बेस 8 हुआ मतलब हम कौन कौन सी डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें 0 to 7, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। तो इसमें हम जो टोटल डिजिट यूज़ होगी, बस 0 to 7 ही यूज़ होगी, इसके अलावा कोई डिजिट हम यूज़ नहीं होगी। जो भी नंबर बनेगा इसी के को कंबाइन करके बनेगा। जैसे 1 0 5, ठीक है, 3 0 9, ठीक, या फिर जो है 6 5 7 0 4 3 2 1, ये भी ये नंबर जो है ये बन जाएगा। अगर मैं चाहूँ, कहूँ कि 9 8, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 9 लिखा है। क्या 9 पार्ट है इसका, क्या 9 जो है डिजिट यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए इसको ऑक्टल में इसका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो भी डिजिट होगी, जो भी नंबर होगा, उसमें हम जो है डिजिट 9 8 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्टल सिस्टम में हम उस ये मतलब इसको हम वो ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऑक्टल सिस्टम में। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्टल सिस्टम जो होगा उसमें हम टोटल डिजिट कितना यूज करेंगे, 0 से लेके 7 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 8 डिजिट होगी। ठीक है। अब फर्दर आते हैं। फर्दर हमारा एक सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक, कौन सा सिस्टम होता है,
ये हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल कितना डिजिट यूज होती है? टोटल 16 डिजिट का यूज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका बेस क्या है? 16 है। ठीक है। तो 16 में क्या होगा? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 डिजिट ये हो गई। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, ए बी सी डी ई और क्या होता है? एफ होता है। तो टोटल कितना डिजिट हो गई? 16 डिजिट हो गई। तो इसमें जो भी नंबर बनेगा, जो भी बनेगा वो इन्हीं 16 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि हो गया 3 4 6 7। ठीक है, डी ई एफ, ये एक नंबर हो गया इसमें। ठीक है, ये डी एफ अलग नहीं, ये इसको पूरा एज ए कंबाइंड एज ए हम नंबर की तरह देखेंगे। ठीक है। और मान लीजिए जैसे जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए 1 3 7 9 4। ठीक है, सी डी बी, तो ये भी क्या हो गया? नंबर हो गया। तो हम ऑक्टल सिस्टम में कितना डिजिट यूज कर सकते हैं टोटल? ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितना डिजिट यूज कर सकते हैं टोटल? से वो 16 डिजिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में है? ये टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, या लास्ट में हम ये देखते हैं कौन सा सिस्टम होता है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है? कौन सिस्टम में? डेसिमल, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में टोटल कितना डिजिट यूज कर सकते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, डेसिमल मतलब डेसी मतलब कितना, कितना डिजिट होती है इसमें? टोटल 10 डिजिट्स होती है। हम इसलिए कहेंगे कि जो नंबर ऑफ डिजिट है इसका बेस क्या है? इसका बेस बेस 10 है। ठीक है। अब कौन कौन सी डिजिट यूज होती है इसमें? इसमें हम देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का यूज होता है। ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? इसमें डेसिमल सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स में सिस्टम कौन सा यूज करेंगे? ये डेसिमल सिस्टम। और किसी भी नंबर को राइट करने के, लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें? इसी में से कोई भी डिजिट का यूज करेंगे या कम्बिनेशन ऑफ द डिजिट का यूज करेंगे। तो सो बेसिकली इन डेसिमल सिस्टम we use total 10 numbers to write any numbers. Okay, and in mathematics or in the coming classes we will use decimal system. Okay, this is not the part of our syllabus like binary system, octal system and hexadecimal system is not part of our syllabus, so we will not use them. Okay, now I have further explained all the applications. जैसे मान लीजिए बाइनरी सिस्टम में होता है, बेस 2 होता है, कहाँ पे यूज़ होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग यूज़ होता है। ठीक, एप्लीकेशन क्या है? इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, ये डिजिटल सर्किट्स में, लॉजिक गेट्स में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा लॉजिक गेट्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। इसे ज़ीरो से ऑफ होता है। ठीक है, 1 से ऑन होता है। तो ये सब वैसे ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए आप जो है जान सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम ये हो गया। ऑक्टल सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? ये लो लेवल कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अब इसका यूज़ जैसे एक क्या होता है कि एक ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी बिट्स, एक ऑक्टल डिजिट्स, 1 ऑक्टल डिजिट कितना होता है? 3 बाइनरी बिट्स होता है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ जो है इसमें नहीं है। फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम में देखेंगे तो मॉडर्न कंप्यूटिंग यूज़ होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ पे है मॉडर्न कंप्यूटिंग यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखिए 0x7 FFE। ठीक है, ये जावा, पाइथन और इस सब में जो है इसका यूज़
होता है। ठीक, अब हमने अभी देखा कि जो डेसिमल सिस्टम है डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स में, ठीक, एवरीडे कैलकुलेशन, मनी मेजरमेंट काउंटिंग ये सब में, कॉमर्स फाइनेंस अकाउंटिंग एजुकेशन एंड बेसिक अर्थमेटिक्स में, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो है अभी तक टाइप्स ऑफ वो देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे। बेस क्या होगा उसका, बेस होगा 0 to, बेस होगा 10 उसका। तो डिजिट कौन सी हम यूज़ करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 और 9। ठीक, ये हम डिजिट यूज़ करने वाले हैं। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा, अब जो भी हम नंबर लिखेंगे इसी के मतलब कम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स है, इसी नंबर्स को मिला के हम नंबर लिखेंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा जो भी नंबर लिखे होते हैं इसी में लिखे होते हैं। और क्यों, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि 3, 5, 6, ठीक है, तो इतना तो पता ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं, ये डिजिट क्या होती है, ये होती है यूनिट प्लेस। ये क्या होती है, यूनिट, यूनिट प्लेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये टेंस प्लेस होता है। ठीक है, ये टेंस होता है। और ये क्या होता है, ये 100। ठीक है, ये 100 प्लेस होता है। और ऐसे ही अगर कोई और आगे डिजिट आगे सपोज 6 है तो ये जो है ये 1000 हो रहा है, 1000 प्लेस। ठीक है, तो ये बेसिक तो पता ही होगा। बहरहाल अगर नहीं पता है तो फिर भी समझ लीजिए कि यूनिट प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस पे आएगा। ये टेंस है, 100 है, 1000, ऐसे आगे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर मान लीजिए कि आप कुछ भी मान लीजिए, मैं बिल्कुल बेसिक से लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि 3, 7, 9। ओके, तो इसमें जो है फेस वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मतलब कि जो नंबर अपीयर होता है, नंबर अपीयरिंग एट द फेस ऑफ इट, नंबर अपीयरिंग एट द फेस ऑफ इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, मतलब अपीयरिंग एट द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पे 9 अपीयर हो रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, शेयर, तो 7 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि वो लिखा हुआ 8, 9, 7, 6, मैं पूछूं कि 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की फेस वैल्यू इसमें क्या होगी, 9 ही होगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। मैंने अभी जस्ट बताया फेस वैल्यू क्या है, कि नंबर इटसेल्फ, उसी नंबर को ही फेस वैल्यू कहते हैं। कि 7 की क्या होगी, 7 होगी। 6 की क्या होगी फेस वैल्यू, 6 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू की, बात करते हैं किसकी, प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ ए नंबर ओइंग टू इट्स पोजीशन। ठीक है, मतलब
तो किसी भी नंबर की क्या वैल्यू होगी उसकी पोजीशन की वजह से। जैसे मान लीजिए कि नंबर लिखा है 3856, ठीक है, तो ये 6 है, किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, यूनिट प्लेस पे है तो 6 × 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। 5 है, ठीक है, तो 5 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 5 × 10, इसकी प्लेस वैल्यू कितना हो गई, 50 हो गई, ठीक है। 8 कहाँ पे है, 8 जो है हमारा 100 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 100 इज इक्वल टू 800। और इसकी जो है 3 है, 3 किस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1000, मतलब कितना, 3000, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 572, अगर मैं पूछूं 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप लोग, 2 की फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 7 की फेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 × 10 इज इक्वल टू कितना, 70। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये होगी 5 × 100 इज इक्वल टू 500, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि, अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 3957, ठीक है, तो 7 की यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की, ये क्या है फेस वैल्यू, ये क्या है हमारी फेस वैल्यू, 7 है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 × 1, ये भी क्या आएगा, 7, ये क्या होगी, ये प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर में देखें कि अगर जो भी नंबर यूनिट डिजिट पे होता है, यूनिट डिजिट पे होता है, तो उसकी जो है जो फेस वैल्यू होती है, ये जो प्लेस वैल्यू होगी, ये भी प्लेस वैल्यू है, और जो फेस वैल्यू होगी दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि द यूनिट डिजिट हैव सेम फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एज वेल एज प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि यूनिट डिजिट जो होगी उसकी जो फेस वैल्यू होगा और जो प्लेस वैल्यू होगी दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पीछे फिर से जो है वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम देखा था। अब हम कौन सा नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें पता ही, हमने अभी पहले ही बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कौन सी किस डिजिट का यूज़ करेंगे, अप टू ज़ीरो टू 9 तक हम यूज़ करेंगे। इसका बेस क्या है, बेस क्या है इसका, 10 है, बेस 10, मतलब कि टोटल इसमें 10 डिजिट्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है।
क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन जो है यूपीएससी में अक्सर पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स एक्चुअली काउंटिंग नंबर्स होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। ठीक है, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते चले जाएंगे अप टू इनफाइनाइट तक, वो सब क्या है, वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएंगे, अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, अगर हम जीरो से स्टार्ट करें काउंट करना। ठीक है, अगर हम जीरो इसमें इंक्लूड कर लें, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक एक लाइन है, नंबर लाइन है, इस पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज कोई एक रेस होती है, मान लो एक रेस होती है, तो उसमें हर पॉइंट पे एक कॉइन रखा होता है। ठीक है, आपको कॉइन पिक करना है, तो यहाँ से एक कॉइन पिक किया, यहाँ सेकंड कॉइन पिक किया, थर्ड कॉइन पिक किया, फोर्थ कॉइन पिक किया, फिफ्थ कॉइन पिक किया, ऐसे पिक करते चले जाएंगे तो आपके जो कलेक्शन होगा आपके पास। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप ऐसे कलेक्ट करते चले गए, तो आपके पास जो कलेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बढ़ते चले जाएंगे, तो ये जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को बोलेंगे कि हाँ, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ, ये है कलेक्शन ऑफ ये नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर रेस हुई, आप हर हर मीटर पे एक मतलब कॉइन रखा हुआ है, अगर आप हर कॉइन पिकअप करते चलेंगे तो आपके बैग में जो फाइनल कलेक्शन होगा, उसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन। तो एन में क्या आ जाएगा आपके पास, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है अप टू चला जाएगा। ठीक है, सपोज 1 से ना स्टार्ट करके आपने बिल्कुल एक पॉइंट से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले गए। तो इसमें अगर आपने कलेक्शन में, हालांकि ज़ीरो तो ऐसे दिखेगा नहीं आपको बैग में अगर आपके पास कॉइन है, लेकिन अगर इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से अगर इसको ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, पहले क्या था, नेचुरल नंबर, अगर हमने उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि ये काउंटिंग नंबर्स हो गए, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये होल नंबर हो गया, जो कहाँ से अगर हमने ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने अभी बताया था कि एक नंबर है, एक सपोज एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, हमने अभी तक क्या किया था कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 पे गए थे, 2 गए थे, 3 गए थे, 4 गए थे, इस टाइप से आगे मूव करते चले गए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया जस्ट कि अगर हम ज़ीरो भी इंक्लूड, अगर हम 1 से इंक्लूड करते हैं, सपोज अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये आप क्या मिलेगा, टोटल अगर कलेक्शन हम पॉइंट करेंगे, काउंट करेंगे, तो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, ज़ीरो भी आएगा, 0 1 2 3 4। तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे होल नंबर बोलेंगे, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से अगर हम इसके इधर मूव करना शुरू किए, कहाँ पे,
अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए, इधर मूव करना शुरू किए, ठीक है, तो इधर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में नंबर्स आएंगे, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। तो अगर हम जैसे टोटल में, अगर हम जो है ये भी इंक्लूड कर लें, जैसे माइनस, मान लीजिए कि -10, -9, -8, ठीक है, अप टू हम 0 गए, फिर 1, ठीक है, 2, 3, 4, इस तरह से पूरा इंक्लूड कर लिए। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले क्या था हमारा, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स हो गया। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये कंडीशन है यहाँ पे कि क्यू जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि अगर क्यू जीरो हो गया तो, जैसे अगर मान लीजिए कि 3 3 अपॉन 0, क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो किसी भी उस मतलब डिनोमिनेटर में जीरो हमारा नहीं आ सकता। अच्छा, तो जैसे हमने देखा था अभी, एक नंबर लाइन देखी थी, ठीक है, नंबर लाइन क्या देखी थी, ये नंबर लाइन देखी थी, ठीक। तो इसमें हमने जीरो से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आए थे -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5, बस बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। हमने ये देखा कि जब हम वन से सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वन से सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर हम फर्दर जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों इंक्लूड कर लेते हैं, तो नेचुरल प्लस वो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, माइनस भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर बोलते हैं। कुछ चीज़ रह गई क्या इसमें, कुछ छूटा हुआ है, हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो कुछ नंबर होगा, यहाँ भी तो कुछ नंबर होगा, इसका हाफ है, मान लीजिए कि 1/2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नंबर होगा, 1/3 है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नंबर होगा, 5/2 है, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे 0 और 1 को ऐड किया, बाई 2 कर दिया तो 1/2 आ गया, 1 और 2 को ऐड किया 3 आ गया, 3/2 कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कि मतलब रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। कैसे फाइंड करते हैं अभी हम आगे थोड़ा सा बता देंगे। तो अभी जस्ट समझाने का मकसद ये है, पर्पज़ ये हमारा, कि ये सब नंबर लेफ्ट आउट हो गए ना, तो अगर हम इस नंबर्स को इंक्लूड कर लें तो वो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर्स हो जाएंगे सारे नंबर्स। जैसे यहाँ पे सपोज -5/2, ठीक है। तो अगर हम सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लें, जो पी बाई क्यू, सारे नंबर्स नहीं, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं उस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर्स। तो जैसे -3/2 हो गया, ठीक है, -6 हो गया। अब मैंने -6 क्यों लिखा है, क्योंकि -6 को -6/1 लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये रेशनल नंबर्स हो गया, ठीक है। जैसे -2 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, क्या 0 रेशनल नंबर है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें ऑफ कोर्स है, रेशनल नंबर क्राइटेरिया क्या है कि नंबर कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ ना, 0/1 लिख सकता हूँ।
तो इसलिए ये भी नंबर क्या है, ये हमारा ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। और क्या है, 3 है, 5 है, 9/2 है, ठीक है, ये सब जितने नंबर्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास ये रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर में क्या आ गया, जैसे -3/2, 5, 9/2, 8, 0, ये सब जो भी नंबर होंगे ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, बस हमको एक क्राइटेरिया याद रखनी है कि रेशनल नंबर कैन बी स्प्रेड इन p/q फॉर्म वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस ये इतना है। ठीक है, तो हम फर्दर देखते हैं, हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में है, ये रेशनल नंबर्स आ गया, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जैसे 1/2, ठीक है, -3/4, 5, 0.25 मतलब 0.25, 0.25 का मतलब ये हो गया 25/100। ठीक है, 25/100 मतलब हो गया, अगर मैं 5 से करूँ तो 5 5 द 5 20, 5 1 द 5 और 5 4 द 20, तो ये क्या हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 क्या है, p/q फॉर्म में है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की बात करते हैं हम, अब बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर के बारे में। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, इरेशनल नंबर। ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास जो डेसिमल नंबर था, जैसे मान लीजिए कि 0.25 था, अभी हमने पहले देखा था, तो इसको मैंने लिखा था 25/100, और इसको फर्दर जो है वो कर लिया था 1/4। ठीक है, कोई भी और नंबर मान लीजिए 0.20 है, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 20/100, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5। ठीक है, और भी कोई डेसिमल नंबर मान लीजिए, कोई भी नंबर मान लीजिए, ठीक है, मान 0.45 मैं ले रहा हूँ, तो 0.45 को क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 45 अपॉन कितना, 100, तो 45/100 मतलब 5 9 द 45, 5 20 द 100, तो ये क्या हो गया 9/20। तो इस सब को हमने क्या किया था कि p/q के फॉर्म में सबको एक्सप्रेस कर ले गए थे, तो ये सब क्या हो गए, ये सब रेशनल नंबर हो गए। लेकिन इरेशनल नंबर जैसे 1 √2 हो गया, √2 जो है ये 1.414 ऐसे इसकी वैल्यू जो है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम ये कहीं मतलब स्टॉप नहीं होगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे √3 हो गया, ठीक है, तो ये 1.732 इसकी वैल्यू ऐसे फिर बढ़ती, मतलब नॉन रिपीटिंग है, चली जाएगी। तो हम इस नंबर को √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √5 भी हो गया, तो इसको हम एक प्रॉपर डेसिमल फॉर्म में, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है ये, ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा। सपोज अगर है एक नंबर है 1.32569, एक नंबर मान लिए, अब 9 मान लिए ख़त्म हो गया यहाँ से, मतलब आगे नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 3 2 5 6 9 अपॉन 1, 1 2 3 4 5, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो है ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये जो √2 है उसकी वैल्यू कहीं स्टॉप नहीं हो रही, कहीं रुक नहीं रही है, ठीक है, ये बढ़ती चली जा रही है, मतलब नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है हम इसको एक प्रॉपर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि √2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे नंबर नंबर लाइन पे एक मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है,
ठीक है, यहाँ पे 2 है। ठीक, तो √2 मतलब कि अगर ये हाइट यहाँ से मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो ये बेस भी 1 है, तो हम ये मिलाएंगे, तो ये देखिए ये 1 है। अब ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो 1² + 1², अगर मैं मान लेता हूँ इसको ए बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, और ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। ओके, तो यहाँ पे p क्या है? 1 है, 1² प्लस 1² इज इक्वल टू ab²। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ab² इज इक्वल टू 1 + 1 कितना? 2। तो ab क्या हो जाएगा? ab क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, तो अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे 1 को यहाँ पे ना करके हम यहाँ भी वो कर सकते हैं, जैसे मतलब हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए अगर सपोज, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास क्या है अभी? √2। ठीक है, अब जो मेथड है फाइंड करने का √2 को वैल्यू, हम यहाँ से यहाँ तक का वो लेंगे, मतलब यहाँ पे फिर यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, डिवाइडर होता है, डिवाइडर के थ्रू हम जो है यहाँ पे लगाएंगे आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्सीमेट कितना आएगी? 1.414। तो यहाँ से हम नंबर लाइन पे एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये मतलब यहाँ पे फाइंड जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये √2 का, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम बैक टू द अपने टॉपिक पे आते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कि ऐसे नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। ओके, तो हमने क्या देखा कि irrational numbers cannot be expressed in p/q form। तो एग्जांपल्स ऑफ irrational numbers क्या है? √2, √3, √5 और पाई। पाई भी हमारा irrational है। ठीक है, पाई जो है इसकी अप्रोक्स ये इसकी वैल्यू 3.414 ऐसे 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 कभी मतलब टर्मिनेट नहीं होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी है 22/7, लेकिन ये क्या है? irrational नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, उसी में नेक्स्ट टाइप का नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइंड लें तो वो क्या होगा हमारे पास? तो उसको क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है? और रेशनल प्लस इरेशनल, जैसे 3/5, 6, 9, √2, √5, अगर हम सारे नंबर्स को कंबाइंड लें, ठीक है, तो ये कंबाइंड में क्या आ जाएगा? ये इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्यों बोलेंगे? रियल नंबर्स क्या होता है कि नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने देखा कि नंबर लाइन पे हमने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से -1
-2, -3, ठीक है, -4, इस सबको तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने देखा था अभी कि 1/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जो है -3/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया इसमें, और जो है निगेटिव इंटीजर्स है उसको भी रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और जो फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/2, 5/2 इसको भी रिप्रेजेंट किया, ठीक। अभी हमने देखा था कि जो √2 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बताया था मैंने, ये बताया था कि यहाँ से और यहाँ से वो करके वन साइड हो जाएगा, इसका आर्क लेंगे, आर्क इसका लेंगे, जहाँ पे आर्क आएगा ये जो होगा वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सारे नंबर्स को हम जो है एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मतलब जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ नंबर्स होते हैं जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स मतलब कि जैसे मान लीजिए कि √4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर √-4 लिखा है, ठीक है, तो इसको -4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ √-1 इंटू √4, ठीक है। अब √4 तो कितना हो गया, 2 आ गया। लेकिन ये जो √-1 है, ये इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आयोटा, आई से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2i, ठीक। तो ऐसे ही अगर √-9 है, सपोज लिखा है √-9, तो इसको मैं लिखूंगा √-1 इंटू √9, ठीक है। तो ये क्या होगा, 9 का रूट कितना हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, i। तो ये नंबर्स क्या हो गए, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ये 3i क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर्स हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको क्या, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल प्लस इमेजिनरी दोनों क्या होता है, मिस होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 3+5i, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। ये जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जैसे 11th क्लास या 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट इतना जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 हो गया, ये हो गया, ये इसका रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है। और जो होता है इस ये 5i जो हो गया, ये क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखते हैं, ठीक है। नंबर्स, अभी तक तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा, जिसमें देखा कि जो है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बाद फिर हमने देखा जो है रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर जो है इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो तो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स था। लेकिन नंबर्स कैन ऑल्सो बी सब क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी, बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक। डिविजिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि नंबर किस से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबल मतलब कि सपोज अगर कोई नंबर, मान लीजिए सपोज मैंने मान लिया ये 12, ठीक है, मैं पूछूं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपली हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 6 12, ठीक। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हुआ कि 12 इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, बाई 2। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इट डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो, इट डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो, इट इज डिविजिबल बाई
12 आल्सो। ओके, तो डिविजिबिलिटी मतलब ये हो गया कि वो किस नंबर से। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मतलब अगर हम बात करें तो अगर जैसे मान लीजिए हमने 12 भी लिया है, ठीक है, तो 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, ठीक है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 भी है और 12 से भी है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज, वो तो नंबर की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या, इवन नंबर्स। कौन सा नंबर हमारे पास सबसे पहले? इवन नंबर्स। तो नंबर्स डिविजिबल बाई, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0 है, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, -10, -12, -20। तो ये सब भी अगर हम जैसे किसी क्वेश्चन के पार्ट में भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा। तो ये सब भी क्या, ये सब भी इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर की मतलब रिक्वायरमेंट क्या होती है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। हाँ, ये जो है नेचुरल नंबर्स के पार्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था 1, 2, 3, 4, ये सब क्या थे? ये सब नेचुरल नंबर्स थे। अगर सपोज मैंने किसी को डिवाइड किया और वो जैसे सपोज -10 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आया? -5, ठीक है। तो -10 इज डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है। लेकिन -10 इज नॉट पार्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें आएगा 10 आएगा, -10 नहीं आएगा। तो अगर इसे क्वेश्चन में आता है कि -10 या -12 या -20 ये पार्ट इवन नंबर है कि नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स इट इज ए इवन नंबर। जैसे -20 इज क्या है? इट इज ए इवन नंबर, इट इज ए इवन नंबर, इवन नंबर, बट नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए पार्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जनरली हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इवन नंबर्स को? 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2k मतलब क्या हुआ? 2k मतलब हुआ कि वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने 8 लिखा, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 4, ठीक है। सपोज 10 है, 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 × 5, ठीक है। तो हेयर के इज क्या है? के इज 4, हेयर के इज क्या है? के इज 5। तो मतलब अगर किसी भी नंबर को हम 2k के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होता है? वो इवन नंबर्स होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स, ठीक है। ये इवन, नेक्स्ट क्या है? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2 और विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो अगर हम ऑड नंबर में 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। सपोज 9 है, 9 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो कोई भी ऑड नंबर है अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? उसका रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, ठीक है। ये समझ में आया? तो बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं। इवन नंबर्स मतलब डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर्स मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2k+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2k+1, 2k+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 को लिख सकता हूँ 2 × 3 + 1, ठीक है। 9 है, 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 × 4 + 1। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया? इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2k+1 फॉर्म में, ऑड नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद प्राइम नंबर्स है। तो
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इसके बाद क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, ठीक है, एंड एंड विच हैज, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स मतलब कि ऐसे दो ही नंबर होंगे जिससे वो कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। वो नंबर कौन से होंगे? जैसे मान लीजिए कि एक नंबर 7 है, ठीक है, ये प्राइम है कि नहीं? तो इस प्राइम होने के लिए इस मतलब क्या है कि ये किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाई 1 होगा, और नंबर इटसेल्फ 7/7। क्या 7 और किसी चीज़ से डिविजिबल है? अगर मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करूं तो ये ना तो 2 से जाए, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से है। ठीक है, तो 7 के कितने फैक्टर हो गए यहाँ पे? 7 के कितने फैक्टर हो गए? ये 1 हो गया और 7 हो गया। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन, विच इज ग्रेटर देन वन, एंड विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, ये 7 हो गया, इसे 5 हो गया, 5 भी कितना है? 1 और फैक्टर क्या होगा? 5। और 3 नंबर हो गया, इसका भी क्या होगा? 1 होगा और 3। 2 हो गया, 2 का फैक्टर कितना होगा? 1 होगा और 2 हो गया। इस सब के कितने फैक्टर होंगे? 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। टू इज द ओनली, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स मतलब क्या होगा? इवन प्राइम नंबर्स मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, और कौन से नंबर्स प्राइम होंगे? जैसे 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, ठीक, 13 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा, ठीक है, 19 आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 29 आएगा, ठीक है, और फिर 31 आएगा, ठीक है, और फिर जो है आपका 34 नहीं होगा, 37, इसके बाद 37 आ गया, ठीक है, 41 आ गया, ठीक है, 43 आ गया, ठीक है, 47 आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो है क्या है, सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1 to 100 के बीच में, फ्रॉम 1 to 100 देयर आर कितना प्राइम नंबर्स हैं? देयर आर 25 प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अभी मैं चेक कर, सारे नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि मतलब किसी भी नंबर को चेक करना है तो कैसे पता करेंगे कि नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो अभी आगे आएगा। तो हमने क्या देखा अभी तक? ये क्या हो गए? ये प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, टू, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक, इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन वन, 1 से बड़ा होना चाहिए, और उसके मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स क्योंकि टू फैक्टर्स जो क्राइटेरिया किसकी है? वो प्राइम नंबर की है। ठीक, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो जो क्या होगा, वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि नंबर 4 है, ठीक है, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, वो कितने हो गए? टोटल 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए ना, तो मोर देन 2 है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 6 मान लीजिए, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स मैंने बताया था। फैक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम अगर गिवन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? 0 आ जाए। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें,
सपोज 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तब भी 0 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। अच्छा, क्या ऑड नंबर क्या कंपोजिट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे 9 मान लीजिए, 9 को इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो 3 फैक्टर हो गए। तो ये ऑड है लेकिन ये क्या है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर समझ में आया? कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। बस यही क्राइटेरिया है और कुछ नहीं है। ठीक है। हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं कि जीरो इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक। क्यों? क्योंकि सिंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। जैसे अगर हम 3 टाइम्स जीरो करें तब भी क्या होगा, जीरो होगा। 5 टाइम्स जीरो करें तब भी क्या होगा, जीरो होगा। या 913 टाइम्स जीरो करें तब भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, मतलब 913 भी है, 5 भी है, 3 भी है। कोई भी नंबर अगर हम ले लें तो वो भी नंबर एक्चुअली क्या होगा, जीरो का एक फैक्टर होगा। ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया था 6 लिया था, तो 6 का कितना फैक्टर था, 1 था, 2 था, 3 था और 6 था। तो ये लिमिटेड फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स इसके हैं टोटल, 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज मान लीजिए 12 ले लीजिए। ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो इसमें भी नंबर ऑफ फैक्टर्स लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 6, इससे कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है। लेकिन जीरो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो इसलिए जो है जीरो जो है नाइदर कंपोजिट है नॉर प्राइम है। ठीक है। प्राइम की क्राइटेरिया क्या थी, प्राइम क्राइटेरिया थी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स शुड बी कितना, नंबर ऑफ फैक्टर्स शुड बी 2, 1 और 11, बस दो। अगर दो फैक्टर ओनली हैं, दो फैक्टर में क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा, तब वो प्राइम हुआ। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट हो गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो जीरो के केस में होता है। ठीक है। तो ए कंपोजिट नंबर मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। मस्ट हैव फाइनाइट मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है। और 1 इज ऑल्सो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि देखिए अगर मैं 73 लिखता हूँ तो 73 × 1 मतलब 1 तो सब में आएगा। तो इसलिए 1 भी जो है मतलब ये भी नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। ठीक है। ये पॉइंट्स नोट करना ज़रूरी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम को प्राइम नंबर्स की बात करें। को प्राइम नंबर जो होता है एक्चुअली जब भी दो नंबर का पेयर होता है तो उसमें को प्राइम्स मतलब कम्स इनटू प्ले। तो जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है। ठीक है। मान लीजिए 7 है और 9 है। ठीक है। अब इनके बीच मतलब इनका जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये 1 है। अब ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये एस सी एफ और एस सी एम की जब क्लास जब वो टॉपिक आएगा तब हम उसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लिया, सपोज सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है। और 6 हो गया। दूसरा नंबर मैं सपोज मान ले रहा हूँ कि जो है 9 मान ले रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। 3 हो गया और 9 हो गया। ये फैक्टर इसके हो गए, फैक्टर इसके हो गए 1 2 3 6। और 9 के क्या फैक्टर हो गए हमारे पास, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। तो हम इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है हमने देखा
वन कॉमन है और क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब, ये कॉमन तो हो गया, अब ये हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या हुआ, ये हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर हो गए। ये ऊपर ये क्या था, ये कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है इसमें, हाईएस्ट है थ्री। तो हम ये कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि जो एच सी एफ है, एच सी एफ है, एच सी एफ ऑफ 6 और 9 का क्या है, ये हमारे पास, इसको ये क्या है हमारा, थ्री है। ठीक है, तो 6 और 9 का एच सी एफ क्या हो गया, थ्री हो गया। अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिसका, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, सपोज एग्जांपल, जस्ट कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था 7 लिया था और 9 लिया था। ठीक है, तो 7 के फैक्टर क्या हो गया, 7 के फैक्टर हो गया हमारे पास 1 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, 9 का फैक्टर क्या हो गया, 9 का फैक्टर हो गया हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। ठीक, तो हम इसमें देखें कि कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर जो हो गए, ये हो गया हमारे पास 1 हो गया, और कुछ कॉमन है इसमें, और तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा इस केस में, 1 होगा। ठीक है, तो अब ये नंबर एक्चुअली क्या हो गया, को प्राइम हो गया। तो ऐसे नंबर्स जैसे 7 और 9, ये क्या हो गया, ये को प्राइम हो गया, ये क्या हो गया, ये को प्राइम हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 1 हो, ऐसे पेयर को क्या बोलेंगे, हम को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, और कोई एग्जांपल को प्राइम का, हाँ बिल्कुल, जैसे 3 मान लिया और कोई नंबर मान लीजिए। ठीक है, 3 7, ये भी को प्राइम, क्यों, क्योंकि इनका भी एच सी एफ क्या होगा, इनका भी एच सी एफ क्या होगा, ये 1 होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली इसमें ये है कि इसमें देखिए, इसमें 7 जो है, ये 7 प्राइम नंबर है, 7 क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और 9 क्या है, 9 कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 9 क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि को प्राइम में मतलब जो इंडिविजुअल नंबर्स होंगे, जो इंडिविजुअल नंबर्स होंगे नीड नॉट बी प्राइम, मतलब 7 और 9, तो इंडिविजुअल नंबर्स, इंडिविजुअल इंडिविजुअल नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम। तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल नंबर जो है वो क्या प्राइम हो। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। 9 हो गया और 16 हो गया। ठीक है, 9 भी कंपोजिट है और 16 भी कंपोजिट है। क्या 9 का फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। 16 का फैक्टर क्या हो गया, 16 का फैक्टर हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया। तो कॉमन क्या हो गया दोनों में, कॉमन क्या हो गया इसका, 1। और कुछ कॉमन है इसमें, नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो एच सी एफ भी क्या होगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगी इसका, 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी नंबर्स क्या है, ये को प्राइम है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम इंडिविजुअल नंबर्स की बात करें तो 9 भी क्या है हमारे पास, कंपोजिट है, कंपोजिट है। और 16 भी क्या है, ये भी कंपोजिट है। ठीक है, ये भी क्या है, कंपोजिट है। लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूं 9 16 की, तो ये क्या हो जाएंगे, ये को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो को प्राइम में बस एक ही बात ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ठीक।
अच्छा, इसके बाद आता है ट्विन प्राइम। इसके बाद क्या आता है? ट्विन प्राइम। क्या है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में क्या होता है कि बोथ नंबर्स शुड बी प्राइम नंबर एंड देयर डिफरेंस शुड बी टू। मतलब इसमें क्या होंगे? बोथ प्राइम होंगे, बोथ प्राइम होंगे, और डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच का? डिफरेंस क्या होगा? वो टू होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 3 और 5। 3 प्राइम नंबर है, 5 ये भी प्राइम नंबर है, और डिफरेंस क्या है? 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस इसका जो है ये 2 है। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स को क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। और कोई ट्विन प्राइम है बताइए? बिल्कुल है। क्या है? 5 है और 7 है। ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, तो ये ट्विन प्राइम है। क्या 7, 9 क्या ये ट्विन प्राइम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 इसमें जो है ये कंपोजिट नंबर, ये को प्राइम्स होंगे बट ट्विन प्राइम्स नहीं होंगे। और एग्जाम्पल देखिए 11, 13, ये ट्विन प्राइम, ये भी ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम क्राइटेरिया क्या है कि बोथ नंबर शुड बी प्राइम और डिफरेंस शुड बी टू। ठीक है, और नंबर्स क्या होंगे? 17 और 19। ठीक है, ये भी ट्विन प्राइम। क्या 13 और 15 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये क्या है? ये कंपोजिट है। ठीक है, तो ट्विन प्राइम की क्राइटेरिया क्या है? द बोथ नंबर शुड बी प्राइम नंबर्स एंड द डिफरेंस शुड बी टू। ओके, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। अब तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका हम जो है समरी बता रहे हैं कि देखिए हमने पहले क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स पढ़ा। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 इस टाइप से जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर लें तो क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होल नंबर हो गया। अगर हम फर्दर इंटीजर्स ऐड करें जैसे -2, -3, √49 मतलब कितना? 7। ठीक है, -2, -5, 9, 0 या समथिंग -3। ठीक है, या +8, मतलब अगर ये सब इंटीजर्स ऐड कर लें, ठीक, अगर ये प्लस माइनस सब ऐड कर लेंगे ये क्या हो जाएगा? पूरा इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, फर्दर उसमें हम अगर जैसे फ्रैक्शन फॉर्म भी ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास? P/Q फॉर्म में अगर हम सबको ऐड कर लिया तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स क्या होता है कि जो P/Q के फॉर्म में जिसको एक्सप्रेस नहीं किया था, जैसे √10 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर्स। पाई हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। अगर हम रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? रियल नंबर्स। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब पता, हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज स्टेटमेंट सी आता है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये स्टेटमेंट वन आपका है। स्टेटमेंट सेकंड अगर मैं ये कहूँ कि ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स
आर नेचुरल नंबर्स। अब बताइए इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, हम फर्स्ट पे जाते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम इस उसमें जाएं तो नेचुरल नंबर जो किसका पार्ट है, ये पूरा सेट ऑफ होल नंबर्स का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्यों क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ से पूरा चला जाता है। ठीक है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर ये पूरा इंक्लूड होगा ना। तो अब ये देखिए, ये तो ऑलरेडी ये तो कॉमन है ही है, ये चीज़ तो कॉमन है। ठीक है, तो ये अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो ऑल द होल नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ तो ऑल द नेचुरल नंबर्स इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या करें कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अगर मैं खाली ऑल द होल नंबर्स की बात करूँ तो जीरो इंक्लूड होगा। क्या जीरो नेचुरल नंबर में है? नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। अब यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, बट होल नंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं सारे होल नंबर की बात करूं तो ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, बट नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये जो है पूरा होल नंबर के पार्ट में आता है। ऐसे सिमिलरली कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, अगर पूछे कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इज इट करेक्ट? यस। वाई? क्योंकि होल नंबर जो है ये किसके सबसेट में आता है, इंटीजर्स के सबसेट में आता है। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंडर में आता है होल नंबर। तो ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर। लेकिन अगर क्वेश्चन रिवर्स आ जाए कि ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, या मैं क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं, अगर आ जाए कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है, और सेकंड में लिखता हूं ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। अब क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इज इट करेक्ट? यस, ऑफ कोर्स करेक्ट। व्हाई? बिकॉज इफ यू टेक सपोज एग्जाम्पल 3, ठीक है, और 5 और 9, एनी नंबर, और 0, इज इट इंटीजर? यस, इट इज इंटीजर। but all the integers are whole number. Suppose we are taking -5, is -5 is a part of whole number? No, it will not be part of, whole number. Okay, that's why all integers are whole number. This statement is wrong. This statement is wrong, and all the whole numbers are integer. This statement is correct. Okay, any statement based question you can any statement based question on the types of natural number, or it is part of a whole number or integers, you can easily approach through this slide. Okay, all the integers are part of rational number, but all the rational numbers are not the part of integer. Okay, if I say all the irrational number is a part of whole number, is it correct or not? All the irrational number is a part of integers? Of course not. Why? You can see here it is clearly in, written in separate slide. Okay, irrational numbers that cannot be expressed in p by q form, but integers can be expressed in p by q form. Okay,
and if you combine rational plus irrational, then it is real numbers. Okay, I think you should have clear the concept about the real numbers, rational numbers, integers, whole numbers, natural numbers, and irrational numbers. Let us move to the next slide. Some important points about even and odd numbers. Okay, you have to remember, just I have already told that 0 is an even number because it can be divided by 2 without leaving any remainder. तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 इज पार्ट ऑफ इवन नंबर और नॉट. तो यस, 0 इज इवन नंबर. इवन सम एडिशन रूल्स होते हैं, जैसे इवन प्लस इवन अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा. जैसे 5, नो नो नॉट 5, 6 plus 8, 14. Okay, 2 plus 4, 6. Okay, 4 plus 6, 10. 12 plus 14, 26. Then these are all even numbers. If you add even by even, then result will be even. If odd plus odd, it will also be even. Suppose 3 plus 5, this is 8, even number. Okay, 1 plus 3, 4, even number. And if you 7 plus 9, 16, even number. This means odd plus odd will be even. Even plus odd will always be odd. Even plus odd will always be odd number. Suppose we have taken 4 plus 5 is equal to 9. Okay, 6 plus 7 is equal to 13. Okay, 8 plus 9 is equal to 17. Here, for even plus odd, even plus odd, even plus odd is equal to odd. Okay, next comes multiplication rules. If we multiply even by even, then result will be even number. Okay, even plus even into even. Suppose 6 into 4, 24. Okay, 2 into 6 is equal to 12. This will come as even number. Okay, even plus odd will also be even. 6 into 5, 30. Okay, 4 into 3, 12. Okay, this means if we multiply even by odd, then result will be even. Okay, next is odd into odd. Odd into this will be odd. How? 3 into 5, 15. Okay, 5 into 9, 45. Odd. Okay, 7 into 11, 77. Odd. This will comes out to be odd number. Okay. These are the basic identities. It helps in UPSC question, mostly on statement based question. We will see the questions that are being asked from these topics. अच्छा, हम कुछ पैटर्न की बात करते हैं. तो जो इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर ऑलवेज जो एंड होंगे वो 0, 2, 4, 6 और 8 पे एंड होंगे. ठीक है, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है, ठीक है, 2 है लास्ट में, या 4 है, या 6 है, या 8 है, तो ये नंबर्स क्या होंगे, ये इवन नंबर्स होंगे. अगर कोई भी नंबर है लास्ट में जो एंड होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये नंबर्स क्या होंगे, हमारे
ऑलवेज ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी रूल। आई थिंक आई शुड end this class today, and we will further continue our class in the